भाई साहब अगले साल तो एनटीएमए ने अलर्ट जारी किया कि 22% ज्यादा बारिशें होंगी, तो भाई साहब क्या फ्यूचर में भी इसी तरह के मनाज़र हमें देखने पड़ेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो अभी करंट जो चल रहा है उसमें भी वो कह रहे हैं कि अभी 9th स्पेल जो है जी, वो ये स्टार्ट आने वाला तगड़े हो जाए उसके लिए। इसका मतलब ये है कि इट विल ऐड टू द इंजरीज। जो कुछ इस वक्त तक अबतर सूरत हाल है, इसमें मजीद तबाही का इम्कान अल्लाह ना करे मौजूद है अपनी जगह से। और उन्होंने अलार्म कर दिया है, उन्होंने कहा कि जनाब ये अगले 24 घंटे में मजीद पानी बढ़ने का खतरा है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बराज पर पानी की आमद 3,33,361 क्यूसेक और अखराज 3,02,32 है। ये सूरत हाल गंभीर है यानी आप देखिए मराला से 9,70,000 का रेला एक गुजरा, फिर 11 लाख तक पहुंचा। इसी तरह कादराबाग डैम के ऊपर क्या हो रहा है, वहां तो कादराबाग डैम को तो खतरा लाख था कि वो कहीं बंद ना टूट जाए उसके। तो कहने का मतलब ये है कि ये गंभीर सूरत हाल इस वक्त हम सामना कर रहे हैं। अगले साल की बात तो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हमने इस साल भी कुछ ना किया और सूरत हाल यही रही, बेहिसी यही रही, तो फिर हम कहीं के नहीं हैं। जी बुखार साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रेज किया डैम्स ना बनाए जाने का। तो बुखार साहब, हमारे तो जो अवेलेबल डैम्स हैं उनकी डिसल्टिंग नहीं हो रही है, तो हम नए कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कालाबाग डैम के ऊपर जिस तरह की कंट्रोवर्सी थी, इसी तरह से हम ना आंखें बंद कर लेते, जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता ना, इसी तरीके से ये डीसिल्टिंग अगर शुरू से होती रहती तो ये नौबत यहाँ तक नहीं आनी थी। ज़रा आप मंजरनामा मुलाजा कर लीजिए, ये मैंने इसीलिए निकलवाया था। तरबेला डैम पे देख लेते हैं, पानी जखीरा करने की सलाहियत 30 लाख फुट कम हो गई है। 30 लाख फुट का अंदाजा कर सकते हैं आप कितना पानी होगा तरबेला जैसे डैम में? आगे चलिए, और यहाँ पर हम 2-2 लाख क्यूसेक की बात डैम में पानी का जखीरा करने की सलाहियत 58 लाख एकड़ 58 लाख एकड़ फुट थी, जबकि तामीर के वक्त से पानी का जखीरा करने की गुंजाइश 80 लाख एकड़ फुट थी। 80 लाख कहाँ और ये 58 लाख कहाँ? जरा सोचिए हम कहाँ खड़े हैं। एक बात, डीसिल्टिंग क्यों नहीं हुई भाई? अब एक नया थीसिस बेचा जा रहा है कि आप डीसिल्टिंग कराने पर जितने पैसे खर्च होंगे उतनी कीमत में तो नया डैम बन जाएगा। तो सर आई डोंट नो हाउ फार दिस इज ट्रू, लेकिन ये कि ये मेरी कंप्रीहेंशन से आगे की बात है कि जो एक नेचुरल प्रोसेस है डैम्स को मेंटेन रखने का, वो तो आप करने पर तैयार नहीं है। क्योंकि अगर ये शुरू से की जा रही होती तो इतनी कीमत तो ना देनी पड़ती ना, बहुत थोड़ी सी सिल्ट आपको निकालनी पड़ती। और ये चूंकि दोनों डैम जो है पहाड़ी सिलसिलों के अंदर से आते हैं, लिहाजा रेत तो बेपनाह आएगी और वो जो है नीचे बेड जो है उसको ऊंचा लाई जा रही है और पानी स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो रही है। इट इज़ ए डेंजरस थिंग। इसी तरह जनाब जो ओरिजिनल स्टोरेज थी मंगला डैम की, वो भी 20 से 25 फुट कम हो गई है। आप मुझे बताइए, हु इज़ आंसरेबल? कौन देगा इसका जवाब? वहाँ भी यही हुआ है कि डिसिल्टिंग नहीं हुई है, इसलिए वहाँ पर तबाही जो है वो मुकम्मल हो गई है। अब अगर ये एडवाइस मान ली जाए कि जी आप इनको छोड़ें डीसिल्टिंग करने की, नए डैम बना लें, कहाँ है विल, कहाँ है फाइनेंसेस, कहाँ है पॉलिटिकल यानी कंसेंसस? जब तक कंसेंसस नहीं होगा जिसके इलाके में बनाएंगे। ये पंजाब के कालाबाग डैम को कहा गया कि जी ये तो सिर्फ पंजाबियों के लिए है, हालांकि दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। कोई डैम, आपका क्या ख्याल है, तरबेला का पानी पूरे मुल्क को नहीं सैराब कर रहा? मंगला के पानी से सारा मुल्क फ़ायदा नहीं उठा रहा? तो अगर आप इनको रीजनल अप्रोच के तहत नए डैम नहीं बनने देंगे तो आप कौम की तबाही कर रहे हैं। आपको तो पता नहीं उससे कोई फ़ायदा हासिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि हर दफ़ा तो कालाबाग डैम की तरह से माल नहीं आना ना। लेकिन डैम बनाना इज़ इनएविटेबल। जी बुखारी साहब, आप बात कर रहे थे अभी डैम्स बनाने की, तो हम ये इशू तो रेज करें, लेकिन बुखारी साहब आपको क्या लगता है, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा कि किस तरह के डैम्स बनने चाहिए? क्या बड़े डैम्स की तरफ जाना चाहिए, छोटे छोटे डैम्स जैसे आपने इंडिया की बात की कि इस तरह के ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जहां आपके पास बड़ा रिजर्वायर है या बड़ा रिजर्वायर बन सकता है, वहाँ डैम भी बड़ा होगा। जहाँ छोटे छोटे रिजर्वायर्स हैं, देखिए अब तो दुनिया कहाँ जा रही है कि जो नहरों के ऊपर भी छोटे छोटे टरबाइन उन्होंने लगा लिए हुए हैं ताकि उस गांव की बिजली जो है वो हो। क्यों नहीं हो सकता ये? मोस्ट ऑफ द एरियाज इन नॉर्दर्न एरियाज, वहाँ दरिया पर या दरिया से निकलने वाली नहरों के ऊपर इसी तरह के छोटे छोटे टरबाइन्स लगे हुए हैं जिससे वहाँ की बिजली चल रही है। बुखारी साहब, खान साहब ने भी कहा था कि 350 डैम बनाएंगे, तो उनका क्या हुआ? खान साहब की कही हुई बाकी चीज़ें अगर पूरी हो गई हैं तो डैम भी बन जाएंगे 350। ना अभी तक 50 करोड़ नौकरियां हुई हैं, ना अभी 5 लाख घर मिले हैं, ना अभी बिलियन, वो छोड़ें, वो एक नया किस्सा है।
اسے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں, یہاں پوائنٹ سکورنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جی بخاری صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہاں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پروگرام کو وزیر ماحولیاتی تبدیلی ملک صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ابھی بخاری صاحب ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ بتائیے گا ساری سچویشن آپ نے سم اپ کی ہے. دیکھیے میں اس سے پہلے کہ وہ لائن پر آ جائیں, میں ان کو ایک کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ جو کلائمیٹ کے اعتبار سے تباہی ہوتی ہے اس کی جو اویئرنیس کے حوالے سے یہ کیا ہے, اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, کیا کرنا چاہیے, یہ انہوں نے کمال طریقے سے مختلف ٹی وی پروگرامز کے ذریعے اور مختلف فنکشنز کے اوپر اتنی وضاحت کے ساتھ یعنی بیان کر دیا ہے کہ میرا خیال ہے یہ پوچھنے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, انہوں نے تو اتنا خوفناک صورتحال بتائی ہے کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا, ہم اسی طرح سے بے حس رہے تو یہ مکمل تباہی پر منتج ہوگا. اور دوسری بات جو ایک تھیسس انہوں نے دیا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ان سے صرف ہم متاثر نہیں ہوں گے, پوری دنیا ہوگی, 2 ارب پاپولیشن اس سے جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. بالکل. تو اگر ان سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے تو ہم یقینی طور پر ان سے بات کریں گے, اور ان سے اب ہم یہ نہیں پوچھیں گے جو کچھ انہوں نے بیان کر دیا وہ تو میرے خیال سے لوگوں کو ازبر ہے. ہم ان سے صرف یہ پوچھیں گے کہ ملک صاحب اب کریں کیا. جی وہ تو ٹھیک ہے بخاری صاحب, ابھی آپ نے بات کی کہ مصدق ملک صاحب نے بھی پبلک اویئرنیس کے لیے بڑا کام کیا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی پبلک واقعی اویئرڈ ہے ان ایشوز کو لے کر؟ کیونکہ ابھی جس طرح سے ہمارے رپورٹرز بتا رہے تھے کہ دریا کے کنارے جا کر لوگ سیلاب دیکھنے گئے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ تو پاکستانی قوم اور خاص طور سے لاہوریوں کو, جن کو زندہ دلانے لاہور کہا جاتا ہے, ان کی یہ روایت ہے کہ جب جنگ لگی تھی انڈیا کے ساتھ تو وہ لاٹھیاں لے کے چلے گئے تھے جنگ لڑنے کے لیے بارڈر کے اوپر. بڑی مشکل سے وہاں کے کمانڈرز نے, پاکستانیوں نے ان کو واپس بھیجا تھا. تو یہ تماشا دیکھنے کا تو ہمارا ایک آسپیکٹ ہے. اینی وے دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں نا ماضی سے اور حال سے دونوں سے سیکھ کے فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے. جی اگر ہم یہ نہیں کریں گے اسی نوعیت کی تباہی سے دوچار ہوتے رہیں گے. بخاری صاحب ہم ساری سچویشن تو آپ نے سم اپ کی, لیکن بخاری صاحب کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ فیوچر میں اس طرح کی کلامٹی سے بچا جا سکے؟ دیکھیے ایک تو اس کا بڑا سمپل علاج جو ہم بار بار ریپیٹ کر چکے ہیں یہ بات کہ بھائی آپ اینٹیسپیٹ کریں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. اس دفعہ سے کیا سبق سیکھا ہے آپ نے, کتنا نقصان ہوا ہے اس کو اسیس کریں, اور اگلے سال اسی موسم سے بچنے کے لیے اقدامات کریں. یہی حال ناردرن ایریا اور کے پی کا ہے جہاں پر یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے, جس کی ہم نے بات کی تھی کہ ملک صاحب نے بڑا تفصیل سے اس کو بیان بھی کر دیا تھا, اس سے سبق سیکھیں. جی بخاری صاحب, مصدق ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, وزیر ماحولیاتی تبدیلی. مصدق ملک صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ آور پروگرام. یہ بتائیے گا کہ کلائمیٹ چینج کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری جو تباہی ہو رہی ہے اس کے پیچھے وجہ کلائمیٹ چینج ہے, یہ کیا بلا ہے اور یہ ایشو اب کتنا سنگین ہو گیا ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے معاملہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے کہ ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں اور جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے ہم ترقی کر رہے ہیں, تو اس ترقی کرنے کی قیمت جو ہے وہ ماحول ہے. ہم ماحول کو کھا رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں. اور جو لوگوں نے ترقی زیادہ کی ہے, جن ممالک نے, جو زیادہ ویسٹرن یورپین اور نارتھ امریکن ممالک ہیں, ان لوگوں نے انوائرمنٹ کو, کلائمیٹ کو زیادہ کھایا ہے. اور اسی طرح اب جو ہمارا دشمن ہمسایہ ملک ہے وہ بھی اس دور میں شریک ہو چکا ہے. تو یہ تمام ممالک, دنیا کے بڑے جو 10 ممالک ہیں, یہ دنیا کی 70% کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتے ہیں, جن میں بھارت ایک ہے. اب بات یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو وہ پروڈیوس کرتے ہیں یا گرین ہاؤس گیسز پروڈیوس کرتے ہیں, اس سے دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اور بڑھ چکا ہے. اور جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے یہ اتنے بڑے, کبھی جنیوا میں کنونشن, کبھی برازیل میں کنونشن, کبھی کہیں کنونشن, ساری دنیا ٹائی وائی پہن کے وہاں پہنچ جاتی ہے اور تقریریں کر کے واپس آ جاتی ہے. سب نے وعدہ کیا تھا کہ یہ دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو بڑھنے نہیں دیں گے, اور وہ ٹیمپریچر انہوں نے اڑا کے وہ مارا. بیکاز ہر ملک کہتا ہے میں نے تو ترقی کرنی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیمپریچر بڑھ گیا. جب ٹیمپریچر بڑھ گیا تو آپ کے, یعنی اگر آپ پاکستان کا نقشہ دیکھیں تو پاکستان ایک وادی کی طرح بچھا ہوا ہے ہمالیہ کے جو گلیشیئرز ہیں ان کی گود میں. تو ایک طرف سے گلیشیئر پگھلتے ہیں اور پورے پاکستان سے گزر کے سمندر میں جاتے ہیں. جب ٹیمپریچر بڑھ گیا تو گلیشیئر کا میلٹنگ ریٹ بڑھ گیا. جب گلیشیئر کا میلٹنگ ریٹ بڑھ گیا تو وہ پانی جو گلیشیئر سے آتا ہے وہ بڑھ گیا. تو ہمارے ندی نالے جو پرانے زمانے میں جو بھی سینکڑوں سالوں سے یا صدیوں سے جو ایک بہاؤ تھا, جس کے لیے وہ نالے بھی صحیح تھے, دریا بھی صحیح تھے,
गैराजेस भी सही थे, वो सब उड़ गया। एक तो ये हुआ नुकसान। दूसरा, ये जो आपके बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जब टेम्परेचर बढ़ा तो उनके मुंह के ऊपर बड़ी बड़ी लेक्स बन गई। वो आप ये जान लें कि एक तरह से एक छोटा सा समंदर जरा एग्जैजरेशन है, मगर वो छोटा सा समंदर है जो पहाड़ों में क्या है। तो जब वो ज्यादा पानी आता है तो पहाड़ की वो जो चट्टानें होती हैं जिनको बड़ी बड़ी उनको तोड़ देता है। तो जब तोड़ के वो 20,000 फुट की बुलंदी से नीचे आता है, तो ये जितना बड़ा आपका स्टूडियो है से आप बहुत इरिटेट होते हैं। मेरा सवाल ये है, सलीम बुखारी आपसे मुखातब हूँ, वो ये कि आपने बड़ी तफसील के साथ ये ग्लेशियर्स के हवाले से और ये ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, मेरे ख्याल से मैं अगर कहूँ कि कौम को एजुकेट कर दिया है तो गलत नहीं होगा। मैं आपसे सिर्फ सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं और ये सूरत हाल जो हमने KPK में और यानी नॉर्दर्न एरियाज़ में देखी, दूसरी तरफ ये जो आबी दहशतगर्दी हिंदुस्तान ने शुरू कर दी है कि वो 3 दरिया जो साल भर यानी नालों की सूरत में बहते हैं, वहाँ जो अजाब लाहक है, इन दोनों सूरतों का मिलके सामना कैसे करें? जी मुसद्दिक मलिक साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आई गेस बुखारी साहब उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, लाइन ड्रॉप हो गई है। पूरे मुल्क में बारिशों के बायस और सैलाब के बाद जो सूरत हाल है, तो कनेक्शंस भी जो है वो ख़राब हुए हुए हैं। तो बुखारी साहब आप ये बताइएगा कि हम बात कर रहे थे कि व्हाट कैन बी डन ताकि फ्यूचर में इस तरह की क्लैमिटी से बचा जा सके। देखें, 2 बातें हैं। एक तो तरीक़ाकार वही है जो मलिक साहब कह रहे थे, वो ये है कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनके पीछे पड़े हम। जी मैंने आपको बताया था और मैंने भी ये बड़े यानी बावसूख तरीके से ब्राउजिंग करके इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि पाकिस्तान 2% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में, और जो 8 मुल्क 80% करते हैं वो ना हाथ पे हाथ रख के बैठे तमाशा देख रहे हैं। जी बुखारी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब ने मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, मैं दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, कि ये तो आपने कौम को और हमें सबको समझा दिया कि ये नॉर्दर्न एरिया में जो कुछ हो रहा है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इससे क्या क्या होगा, क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या क्या हो सकता है। ज़रा ये बताइए कि जो 2 धारी तलवार चल रही है हम पर, एक तरफ हम नेचुरल क्लैमिटीज़ को फेस कर रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की आबी दहशतगर्दी जो है कि 3 दरिया जो साल भर नालों की तरह चलते हैं, वहाँ संभाले पानी नहीं संभल रहा है। तो इस दोनों के लिए क्या अप्रोच जो है आप समझते हैं हुकूमत को अडॉप्ट करनी चाहिए? देखिए, जो जिम्मेदारी हमारे जो सिंध-तास मुआहिदा है उसमें भारत पे ये जिम्मेदारी है कि जब उनके यहाँ पानी ज्यादा बढ़े, क्योंकि उनके भी ग्लेशियर हैं, उनके यहाँ भी दरिया बहते हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को वक्त से पहले बताएं कि भाई हमारे यहाँ रेला चल पड़ा है। जैसे अभी हम सबको बताते हैं, आप टीवी प्रोग्राम करते हैं तो हम कहते हैं कि पंचनद पे हमें खतरा ये है कि 9 लाख 8-9 लाख से लेके 1.4 या 1.2 क्यूसेक तक पानी पहुंच सकता है। ये बाद में सिंध में दाखिल होगा। तो हम अब से कह रहे हैं, रोज सुबह कहते हैं ताकि तैयारियां मुकम्मल हो जाएं और तबाही के रास्ते जाएं। हम पानी को रोक तो नहीं पाते, मगर कम से कम इतला देते हैं। सिंध-तास मुआहिदे में ये मुकर्रर है भारत से कि वो वक्त से पाकिस्तान को इतला देगा। इस सिंध-तास मुआहिदे के वादे जितने भी हैं, जितनी भी स्टिपुलेशन है, कानूनी कैद जो है, उसको भारत मुसलसल वायलेट करता आ रहा है और हमें वक्त से इतला भी नहीं देता, और हमारे जो इंडस कमिश्नर हैं उनकी मीटिंग भी नहीं करता। और फिर उन्होंने जो भी ऐलान किया, हम तो खैर उस ऐलान को ही नहीं मानते, उसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है कि उन्होंने मुअत्तल कर दिया। जिस चीज के मुअत्तल होने का कॉन्ट्रैक्ट में कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो कैसे मुअत्तल कर सकते हैं। और अब तो एक खैर फैसला भी आ चुका है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट से हमारे हाथ में कि ये नहीं हो सकता। मगर उस बात को छोड़े, ये असल में मुआहिदे की शर्त है जो उनको पूरी करनी है कि वक्त से पाकिस्तान को बताना है, और बहुत वक्त से बताना है कि पानी कब बढ़ गया है, उसका भाव बढ़ गया है और अब पाकिस्तान की तरफ हम पानी आने दे रहे हैं। तो आप तबाही के रास्ते में या पानी के रास्ते में जो भी चीजें हैं, चाहे किसी के खेत हैं या घर हैं या मवेशी हैं, उसे हटा लें। तो वो इस मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है, और ये है झगड़ा सारा। अभी एक दो साल से ज्यादा हो गए। ये बताइएगा कि हम अभी बात कर रहे थे कि
8 मेजर कंट्रीज हैं जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग, जबकि हम देखते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग का भी मेजर पोर्शन जो है वो उन्हीं कंट्रीज को जाता है, जबकि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इफेक्टेड कंट्री बाय क्लाइमेट चेंज। और हमने ये देखा कि 2022 में भी इंडिया को सबसे ज़्यादा क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिली। तो आपको नहीं लगता कि हमारा पॉलिसी डिप्लोमेटिकली फेलियर है कि पाकिस्तान को उसका ड्यू शेयर नहीं दिया जा रहा? नहीं, देखिए ना, पहली बात तो ये है कि दुनिया के 10 बड़े ममालिक या 8 बड़े ममालिक जो हैं वो दुनिया की 85% ग्रीन फाइनेंसिंग ले रहे हैं जी। अब आप खुद सोच लीजिए कि बाकी 185 जो ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान भी है, उनके लिए पूरी दुनिया की 15% फाइनेंसिंग है, और वो लोग जो क्लाइमेट को तबाह कर रहे हैं ममालिक, वो 85% फाइनेंसिंग ले रहे हैं। यानी आपको इसमें दोगलापन और हिपोक्रेसी उमड़ उमड़ के नजर आती है कि क्या हो रहा है। साथ में तकरीरें करने से भी बाज नहीं आते, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस बुलाने से भी बाज नहीं आते, वहाँ पे सूट टाइप पहन के अंग्रेजी बोलने से भी बाज नहीं आते, मगर जब अपनी जाती उनकी जो तरक्की है उसके लिए वो ग्रीन फाइनेंसिंग की खुद यानी होना तो ये चाहिए कि जो क्लाइमेट को तबाह कर रहा है वो उसको जो तबाह हो रहा है फाइनेंस करे। अब इसमें भी कोई अरेंजमेंट है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक अंधी दौड़ लग जाएगी, हर मुल्क कहेगा कोयला जलाओ, ये करो, वो करो, बस तरक्की करो और बाकी होने दो दुनिया को तबाह। लेकिन प्रॉब्लम ये है साहब कि जब आप रात को कभी छत पे बैठे हों, और पुराने वक्तों में तो लोग छत पे सोते थे, और आप सितारे देखें तो आपको पता चलेगा कि तमाम सैयारे जो आपकी हद नजर आपको नजर आते हैं, जो हजारों लाइट ईयर दूर है पाकिस्तान दुनिया से, उनमें से अभी तक किसी में जिंदगी नहीं नजर आई। तो अगर आप क्लाइमेट को इस तरह डिस्ट्रॉय करते रहेंगे तो कुदरत को क्या फर्क पड़ेगा अगर सारी दुनिया में से भी जो जिंदगी है वो खत्म हो जाए। तो बाकी जैसे पत्थर घूम रहे हैं हवा में मुअल्लक सितारों के इर्द गिर्द, एक बेजान, यानी बेजान से मेरा मतलब ये है कि यहाँ कोई जिंदगी नहीं होगी दुनिया भी, उनमें एक पत्थर बन जाएगा। इस पत्थर से बचने के लिए, आने वाली नस्लों को बचाने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमें आगे बढ़ना है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग जो क्लाइमेट को ज्यादा तबाह कर रहे हैं, यानी वो 10 ममालिक जो 70% इमिशन कर रहे हैं, और वो 10 ममालिक जो अपने ही ममालिक में 70% इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनकी अपने होश के नाम पड़ेंगे। अगर इनकी तो ये दम दी मेरे ख्याल से उनसे रब्ता हमारा फिर एक दफ़ा कट गया है। मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि बड़ी अथॉरिटी के साथ वो बोलते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, और लगता है कि अच्छा होमवर्क प्रोफेसर है ना बेसिकली, तो होमवर्क बड़ा ठीक करके वो आते हैं। उन्होंने जो गुफ्तगू की है मेरे ख्याल से उसमें कोई इबहाम नहीं है, ना कोई ऐसी बात है जो हम समझ नहीं पाए हैं। करने की बात है, एक्शन लेने पड़ेंगे आपको और हुकूमत को भी। जो फीडबैक दिया जाता है, उन्होंने ठीक कहा कि लोग जाते हैं, जाके सेमिनार में तकरीर करके वापस आ गए और समझते हैं कि अपना काम पूरा कर दिया है। ऐसा नहीं होता है, इससे बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें वॉर फुटिंग पर एक कैंपेन चलानी है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा नुकसान सबके मुकाबले में ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज वी आर एट द माउथ ऑफ वेयर द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। जी बिल्कुल, दुनिया के सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स में से चंद एक पाकिस्तान में है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि 6,500 के करीब ग्लेशियर ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है, और अल्लाह ताला ने किसी को नहीं नवाजा इतना। ये पानी का सबसे बड़ा दुनिया का सोर्स है। तो हमें ना वज़ीर आज़म ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जिम्मेदारी जो है ये सूबों के ऊपर डाल के अपनी जान नहीं बचाई जा सकती। वो ये कह रहे हैं कि जिसने भी ये कहा आइंदा कि ये सूबों का काम है या सूबों को करना चाहिए, तो वो बेशक कल से दफ्तर ना आए। छोटी सी बात है, लेकिन इसके मीनिंग बहुत बड़े हैं। मैं समझता हूँ कि अगर मरकज़ी हुकूमत का यही रवैया है कि ये जिम्मेदारी उनकी है, तो फिर सूबों को साथ कंट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहिए, ताकि जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ जिनका हमें सामना है उनसे डील करने के लिए इफेक्टिव प्लानिंग और पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल किए जा सके। जी बुखारी साहब, टाइम थोड़ा है, लेकिन बस एक इंपॉर्टेंट आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि ये जो हम बात कर रहे थे कि भी पाकिस्तान इफेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से, हम इंटरनेशनली इस इशू को किस तरह से इफेक्टिवली हाईलाइट करें कि हमें एटलीस्ट हमारा ड्यू शेयर दिया जाए? देखिए, पहली बात तो ये कि हमको इसके ऊपर एक नेशनल स्टांस बनाना पड़ेगा। पहले तो हमें अपना केस मजबूत करना पड़ेगा, फिर बेपना फोरम्स ऐसे हैं जहां हम जा सकते हैं। नेशनल ये जो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बट वी हैव टू गो विद ए सॉलिड केस।
اگر ہم پلاننگ ٹھیک کر کے جائیں گے وہاں سے تو ہم نتائج حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے خود مثال دی کہ ہندوستان سب سے بڑا بینیفیشری ہے اس ریجن میں خاص طور سے, تو وائی ناٹ وی. جی بقائے صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس. اور میں مصدق ملک صاحب کی بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے شو کو جوائن کیا. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم, ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو. اللہ حافظ.